एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज एक बहुत छोटे से लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट से टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। आजकल जो सारे एग्ज़ाम जो हैं वो एमसीक्यू बेस्ड हो रहे हैं, लेकिन द थिंग इज़ कि एमसीक्यू बेस्ड में असर्शन एंड रीज़न वाले क्वेश्चंस ना हर अथॉरिटी के फेवरेट क्वेश्चन हो गए हैं, चाहे वो 9th 10th 11th 12th हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो, कोई से भी। लेकिन ये क्वेश्चंस कुछ कंफ्यूजिंग से होते हैं कि भाई क्या सिलेक्ट किया जाए, कैसे सिलेक्ट किया जाए। तो इसके बारे में हाँ, छोटी सी वीडियो में फटाफट से बात कर लेंगे। ठीक है। असर्शन और रीज़न में हमारे पास ना दो तरह के ऑप्शन होते हैं। एक तो कुछ इस तरह के ऑप्शन होते हैं कि ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज़ द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए एंड आर बोथ आर करेक्ट बट आर इज़ नॉट राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए एंड आर बोथ आर इनकरेक्ट एंड ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ नॉट इनकरेक्ट। या ऐसे भी हो सकता है कि आर इज़ करेक्ट बट ए इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है। दूसरे तरह के ऑप्शंस होते हैं हमारे पास स्टेटमेंट वाले, कि बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, बोथ आर करेक्ट, है ना। फर्स्ट इज़ करेक्ट, सेकंड इज़ इनकरेक्ट, फर्स्ट इज़ इनकरेक्ट, सेकंड इज़ करेक्ट। ठीक है। तो इन क्वेश्चंस में आपने करना क्या होता है, बेसिकली आपको दो स्टेटमेंट दिए होते हैं एज आई शोन इन द स्टार्टिंग। एक असर्शन होता है, एक रीज़न होता है। एक को मैं इसको हिंदी में कहेंगे कथन और इसको हम कहेंगे कारण। ठीक है। अब सबसे पहले आपने करना क्या है, किसी भी टॉपिक से ये क्वेश्चन आ सकते हैं, किसी भी टॉपिक से। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपने देखना है असर्शन। असर्शन ये देखना है कि सही है या गलत है। ठीक है। तो और उसके बाद देखना है रीज़न, फिर रीज़न को देखना है सही है या गलत है। ठीक है। अगर इन दोनों में से कोई एक भी गलत हुआ तो आंसर सीधे सीधे आपके पास आ जाएगा कि भाई असर्शन इज़ करेक्ट एंड रीज़न इज़ इनकरेक्ट, या रीज़न इज़ करेक्ट एंड असर्शन इज़ इनकरेक्ट। लेकिन अगर दोनों ही सही हैं, अगर दोनों ही सही हैं, फिर आपको देखना होता है कि जो रीज़न है वो असर्शन को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। वैसे नाम से ही तो ये सजेस्ट करता है कि बिकॉज लेना चाहिए, कि बिकॉज क्योंकि रीज़न है। ठीक है। नहीं, लेकिन आप कनेक्ट करके देख सकते हो बिकॉज एंड और एज और बट। ठीक है। ये सारे वर्ड्स से अगर रीज़न असर्शन को सपोर्ट कर रहा होगा तो वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगी, वरना नहीं होगी। ठीक है। एक पहले एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं जो कॉमर्स वालों के लिए सिंपल सा होगा। ठीक है। ये द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट असर्शन है हमारा, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस यूनिट। देखो यहाँ पर हमें ये देखना है कि असर्शन सही है या नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस और बैलेंस शीट क्या दोनों बिजनेस की पोजीशन बताते हैं? नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस बताता है सिर्फ प्रॉफिट या फिर लॉस। सिर्फ बैलेंस शीट ही ऐसा है जो पोजीशन बताता है। तो यहाँ पर इस प्रॉफिट एंड लॉस की वजह से असर्शन जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है। तो असर्शन गलत, तो हमारे पास ये चीज़ बदल गई कि असर्शन इज़ इनकरेक्ट। ठीक है। अब रीज़न देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो ठीक है। ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा दैट असर्शन इज़ इनकरेक्ट बट रीज़न इज़ करेक्ट। ठीक। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ऐसी सिंपल सा ही। वेयर इट इज़, वन सेक प्लीज, हियर इट इज़। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज़ रिटन ऑफ इन द ईयर विच इट ऑकर्स। मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या राजस्व व्यय वो व्यय होते हैं जो जिस साल में किए जाते हैं उसी में रिटर्न ऑफ कर दिए जाते हैं, उसी में ख़त्म कर दिए जाते हैं, मतलब उसी में लेखा कर कर उन्हें ख़त्म कर दिया जाता है। दैट इज़, ये तो सही बात है। ठीक है। तो असर्शन तो करेक्ट हो गया। अब रीज़न देखते हैं। द बेनिफिट ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज़ कंज्यूम्ड इन द ईयर विच इज़ इट अराइज। क्योंकि अब देखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट उसी साल में मिलता है जिस साल में वो अराइज हुए हैं, ये भी ठीक है। ठीक है। तो हमारा असर्शन और रीज़न दोनों सही हो गए। अब इन्हें कनेक्ट करके देखो। द बेनिफिट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज़ रिटन ऑफ इन द ईयर विच इट ऑकर्स बिकॉज द बेनिफिट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज़ कंज्यूम्ड इन द ईयर विच इट अराइज। कि भाई राजस्व व्यय जो होते हैं या आयगत व्यय जो होते हैं उन्हें उसी साल में राइट ऑफ कर दिया जाता है, क्योंकि उनका प्रॉफिट हमें उसी साल के लिए मिलता है। तो ये रीज़न जो है ये सपोर्ट कर रहा है ना, कोई कनेक्टिंग वर्ड लगाकर इसे हम बोल पा रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा
इसका आंसर हो जाएगा दिस, वन सेक, दिस A and R both are correct and R is the right explanation of A। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। मैनेजमेंट इज अ, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू इट्स फंक्शंस। सही बात है कि भी मैनेजमेंट जो है वो अपने फंक्शन से रिलेटेड एक फंक्शंस का सेट है। ठीक है, मैनेजमेंट इज एसेंशियल टू रन ऑल टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट सारी ऑर्गेनाइजेशंस को चलाने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन हम इसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे। बिकॉज से कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, नहीं कर, और लेकिन बट से कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, और से कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। तो इसका आंसर हो जाएगा A and R both are correct but R is not the right explanation of A। हमें बस ये देखना है कि R जो है वो A को और अच्छे से डिफाइन कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट हमने पढ़ा था कि भाई एक इंसान के अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं, उसको हम स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। एट द अपर लेवल इज़ जनरली नैरो वाइल एट द लोअर लेवल इज़ वाइड। कि भाई जो अपर लेवल मैनेजमेंट होता है उनका कंट्रोल कम लोगों के ऊपर होता है, जो नीचे के लोग होते हैं उनका कंट्रोल ज़्यादा के ऊपर होता है। तो ऐसा ही तो होता है कि भाई हम लोग मैनेजरियल लेवल का जो चार्ट बनाते हैं वो ऐसे ही तो बनाते हैं। ऐसा ट्रायंगल में क्यों बनाते हैं? क्योंकि अपर लेवल मैनेजर्स कम होते हैं, उसके नीचे ज़्यादा होते हैं, उसके नीचे और ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये तो सही है कि भाई अपर लेवल मैनेजमेंट का स्पैन छोटा होता है और लोअर लेवल मैनेजमेंट वो सारे एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को, लेबर्स को देखते हैं तो वो बड़ा होता है। ठीक है, तो असर्शन तो सही हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है, ऐसा the task allocation to subordinates at the lower level of management are more specific and precise and thus making supervision easy and simple। तो नीचे के लेवल के मैनेजर्स को जो टास्क दिए जाते हैं वो स्पेसिफिक टास्क होते हैं और वो उन्हीं लेबर्स के ऊपर जो है वो सुपरविज़न जो है वो ईजी और सिंपल कर ले, सुपरविज़न ईजी और सिंपल हो जाता है उनके लिए। तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, नाउ वी हैव टू सी कि भाई ये इसका रीज़न सही है या नहीं है। तो हम इसे बिकॉज से कनेक्ट कर पा रहे हैं, यूजुअली बिकॉज से ही कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा और या बट से भी कनेक्ट करके देख सकते हैं या एंड से भी कनेक्ट करके देख सकते हैं। ठीक, तो टास्क क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि स्पेसिफिक टास्क होते हैं और सुपरविज़न ईजी हो जाता है उन लोगों के लिए। सो द आंसर विल बी, देखो इसमें तो पूछा ही नहीं है एक्सप्लेनेशन करेक्ट है या नहीं है। बोथ A and R आर करेक्ट। ठीक है, अगर होता कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है या नहीं है तो होता कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, इनके अलावा कुछ मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस भी आते हैं लाइक दैम दीज। तो इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हमें होती हैं कि चारों अगर नहीं पता होती तो इसमें हम एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करते हैं। इसमें क्या कि भाई हम 2 या 3 को मैच करके देखते हैं, बाकी तो अपने आप हो ही जाता है। सी, वी नो कि फॉरमैन और सुपरवाइज़र जो हैं वो लोअर लेवल मैनेजमेंट है, तो सी का तो हो गया थर्ड। ठीक है, और सेल्स एग्जीक्यूटिव जो सेल्स बॉयज़ या सेल्स गर्ल्स होती हैं उन वो ऑपरेटिंग फोर्स होती है जो ऑपरेशंस करते हैं ऑन द ग्राउंड लेवल। तो ए का हो गया फोर्थ, सी का थर्ड, ए का फोर्थ। वेयर वी आर फाइंडिंग इट, ए का फोर्थ, सी का थर्ड। तो अगर सी से देखें तो ये भी आंसर बन सकता था, लेकिन हमने ए भी मैच कर लिया तो आंसर हमें डायरेक्टली यहीं मिल गया। तो आई होप इसके बाद अब असर्शन रीज़न और मैच द फॉलोइंग किसी भी पेपर में गलत नहीं होगा, समझ में आ गया होगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। चलो बाय बाय, टेक केयर।